सो हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सीडीपी का अगला क्लास जो कि बेनिफिशियल है आपका सीटेट एंड जेटेट के लिए। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आई थिंक 10 to 15 मिनट लगेंगे कवर करने में। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे उनका हम लोग तरीका यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ एक और चीज़ कि हम लोग इसको और बेटर तरीके से पढ़ते हैं जब हम लोग हर सब्जेक्ट का अपना पेडागोजी सेक्शन जो होता है उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बट ठीक है, ये सीडीपी में भी एक चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में भी था, तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन बेटर तरीका यही है कि इसको फिर से आप लोग रिपीट अपने तरीके से पढ़ोगे। कहाँ पे? हर सब्जेक्ट का पेडागोजी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, बट सीडीपी में भी हम लोग को पढ़ना होता है तो थोड़ा सा टॉपिक का नाम दिया हुआ था तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 10 to 15 मिनट इनफ होंगे इस चैप्टर को कवर करने में। बस इतना सा ही है जितना मैं लिख के रखा हूँ। ठीक, और मैंने पहले इसलिए लिख लिया ताकि टाइम कम लगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने एंड आपको भी आसानी हो, मुझे भी आसानी हो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका टाइम बचे। तो अब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने का डिफरेंट वे होता है, अलग अलग तरीका होता है, हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो सारे तरीके जो हो सकते हैं जिससे हम लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। रीज़न सिंपल सा है कि ये देखो, नॉन मतलब क्या होता है, ज्ञात। अननोन मीन्स क्या? अज्ञात। मतलब बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जिसको कि आप आराम से समझ ना पाओ। ठीक है, इजी वर्ड है जिसको कि आप आराम से समझ जाते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं कि कौन सा क्या हम लोग इसमें कैसे कैसे पढ़ाते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका नॉन टू अननोन। सबसे फर्स्ट है आपका नॉन टू अननोन। अब इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञात से अज्ञात। मतलब आप बच्चों को पहले वो पढ़ाओगे, पहले वो बताओगे जो बच्चों को पहले से पता है, तब उसे आप अज्ञात की ओर लेके जाओगे। समझ गए? मतलब बच्चे को जो पहले चीज़ पता है पहले आप वही बताओगे, फिर आप अज्ञात की ओर लेके जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास, चलो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरे पास मार्कर। ठीक है, तो जब जैसे पहले बच्चों को बताओगे कि भाई ये बताओ, ये 2 मार्कर है। ठीक है, 2 मार्कर में और अगर एक्स्ट्रा 1 मार्कर ले आए, पहले मेरे पास 2 मार्कर था, फिर मैं बाज़ार गया और 1 मार्कर और लेके आ गया, तो अब कितना मार्कर हुआ? तो बच्चा क्या बोलेगा? 3 मार्कर हुआ। मतलब पहले से, अब देखो जैसे बच्चा समझ गया, कहने का इसी तरीके से आपको समझाना है। जैसे फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अभी आम का सीज़न है तो आप बच्चों को बताओगे कि देखो अभी कितने आम है तुम्हारे पास, या फिर आप दिखा दोगे जैसे भी। मतलब पहले उसको ऐसा चीज़ से समझाओगे। समझाने का तरीका ऐसा होगा आपका कि पहले आप उसको जो चीज़ पहले से पता है आप पहले वही चीज़ बताओगे, फिर आप उसे जो चीज़ नहीं पता है फिर बताओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बेटर आपको एग्जाम्पल दूँ थोड़ा सा, तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि बच्चों को पता है 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो आप यहाँ पे बताओगे, जैसे कि आप इन्हीं प्लस का यूज़ करके आप इसको बता सकते हो कि 2 × 2 भी 4 होता है। ये कैसे होता है आपको ही पता है। जैसे कि अगर 5 + 5 कितना होता है? 5 + 5 10 होता है। तो आप बच्चों को बता सकते हो कि 5 × 2 भी 10 होता है। एंड आई थिंक आपको ये पता होगा कि प्लस से ही इंटू आया, ये कैसे आया हुआ है ये आपको पता होगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे जा नहीं रहा क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये मैथ्स का टॉपिक हो जाता है कि प्लस इंटू में कैसे बदलता है, ये सब आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैं मैथ्स के सेक्शन में अगर कभी ऐसा टाइम मिला तो मैं बताऊँगा। ठीक है, कहने का सीधा मतलब यही है कि बच्चे को आप पहले वो चीज़ बताओगे जो उसे पता है। बच्चे को आप पहले वो चीज़ बताओगे जो उसे पता है, फिर आप उसे अज्ञात की ओर लेके जाओगे जो चीज़ उसे नहीं पता है, फिर आप उसे बताओगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है रिलेट करके पढ़ाओगे। बच्चे को जो चीज़ पता है उसका रिलेट उससे रिलेट करके उसे अज्ञात चीज़ जो चीज़ उसे नहीं पता वो बताओगे। ठीक है, तो यही होता है आपका नॉन टू अननोन। ठीक है, मतलब बच्चे को जो पहले पता है वो पहले बताओ, फिर उसे अननोन चीज़ उसे नहीं पता जिसको आपको पढ़ाना है वो पहले बताओ। ठीक है, फिर वो बाद में बताओ। अगला देखते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब बच्चे को पहले आप सरल तरीके से समझाओ, मतलब जो चीज़ सरल हो पहले वो बताओ,
फिर आप उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ बताओ। वो ऐसा नहीं है कि मान लो 2 क्लास का बच्चा है, 3 क्लास का बच्चा है, आप उसको डायरेक्ट एलसीएम सिखा रहे हो, वो समझ पाएगा क्या? नहीं, पहले उसको प्लस सिखाना होगा, माइनस सिखाना होगा, फ्रैक्शन का एड सिखाना होगा, एडिशन और फ्रैक्शन, और फिर भिन्न का घटाव सिखाना होगा। मतलब कहने का मतलब है जो पहले सरल चीज़ है पहले वो आप उसे बताओगे, फिर आप उसे कोई कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ समझाओगे। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉन टू अननोन। नॉन में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले जो आपको ज्ञात हो। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, फिर आप समझ लोगे भाई इतना तो समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका कौन सा, अननोन टू नॉन कर देगा तो आपको उसको आंसर नहीं करना, नॉन टू अननोन रहेगा तो आंसर कर देना है। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन आएगा एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट तो आंसर आपका नहीं होने वाला है वो। या फिर आपको अगर आपके पास ऑप्शन आ गया कि चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने कि आखिर बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या, मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज गुड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, गुड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, राइटिंग पे भी मत जाना क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या है कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले आएगा अननोन टू नॉन, अननोन टू नॉन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट। 4 आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलो, डिडक्टिव टू इंडक्टिव, डिडक्टिव टू इंडक्टिव। देखो अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि इसमें डायरेक्ट आपसे ऑप्शन पूछ ले कि ये इसमें से कौन सा पढ़ाने का सही तरीका है। तो आपको अननोन टू नॉन, तो हम लोग जानते हैं क्या नॉन टू अननोन होता है, अननोन टू नॉन नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर आपका देखो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये आपका सही हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर होल टू पार्ट ने पार्ट टू, ये भी आपका सही है, होल टू पार्ट। फिर डिडक्टिव टू इंडक्टिव आपका ये गलत है। मतलब इसमें मैंने 2 ऑप्शन सही कर दिया। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे कैसे पूछ सकता है, एक तो ये तरीका होता है जिसमें कि आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसमें सब पढ़ाने का तरीका सही कौन सा है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आपसे एग्जाम्पल में ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, कि एक टीचर है जो कि पहले आम का मतलब पहले वो एग्जाम्पल दे के आपको, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कि मान लो आपसे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि एक राधा नाम की कोई टीचर है जो क्लास में आई, फिर क्लास में आके पहले मार्कर का यूज करके उसको, मार्कर का यूज करके या आम या टॉफ़ी वगैरह का यूज करके उसको एडिशन सिखाए। फिर आप उसको, फिर वो नंबर में जाके 2+1 और 3+1 सिखा रही है, 3+4 सिखा रही है। मतलब पहले वो कॉफ़ी बोल रहा हूँ, टॉफ़ी का यूज करके एडिशन सिखाए, देन फिर नंबर्स पे आए। तो ये पढ़ाने का तरीका कौन सा है, ये कौन सा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर पूछता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले वो आपको एक सिनेरियो दिखा देगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, फिर अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है कि हम लोग इसको पहले समझ लें। ठीक है, अब मैं आपको समझाते हुए भी चलूँगा कि किसमें क्या क्या हो रहा है। फिर आपको एक तो डायरेक्ट तरीका, तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि कौन कौन सा तरीका, मतलब कौन कौन सा सही मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग है। और आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जिसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नॉन टू अननोन पढ़ लिया था। देन फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले आप बच्चों को सरल चीज़ सिखाओ, फिर आप उसको जटिल चीज़ सिखाओ। मतलब जो पहले से आसान हो वो आप सिखाओ, फिर उसको कॉम्प्लेक्स से जो जटिल चीज़ है वो आप उसको सिखाओ। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को अगर प्लस माइनस गुना भाग अगर नहीं आ रहा है तो क्या आप उसको बोर्ड में पढ़ा पाओगे क्या? मान लो आप मैथ्स के टीचर हो, बच्चे को प्लस माइनस चलो आ भी रहा है, गुना में उसका गलती हो रहा है, भाग में उसका गलती हो रहा है, तो क्या आप उसको बोर्ड में बता पाओगे क्या? नहीं। तो पहले बच्चे को सरल चीज़, जो आसान चीज़ है, पहले वो आप बच्चे को बताओ, फिर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ उसको समझाओ। ठीक है, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या? एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा चीज़ जो नहीं दिख रहा है, एक ऐसा चीज़ जो नहीं दिख रहा है। कॉन्क्रीट मतलब ऐसा चीज़ जो दिख रहा है, मूर्त रूप से आपके सामने है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कैसे बताऊं, चलो मैं बता देता हूं एग्जांपल के लिए। मैं यहाँ से लेता हूं, मान लो ये है शीतल, एक गांव का नाम है शीतल। ठीक है, और ये आपका एक गांव है, देखिए
अगर सबसे पहले अगर मैं बच्चे को बता दूं कि चलो बच्चों पता है तुमको यहाँ से चांद की दूरी कितनी है, यहाँ से सूरज की दूरी कितनी है, तो क्या वो समझ पाएगा? क्या उसने सूरज को कभी नज़दीक से देखा है? नहीं ना। तो आप उसको ऐसा चीज़ पहले दिखाओ जो उसको दिख रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि चलो बताओ बच्चों कि यहाँ पे मैं हूँ, आप वहाँ पे बैठे हो, तो यहाँ से आप मेरे से आप तक की दूरी कितनी है, पहले आप ऐसे बताओगे। अगर मान लो उसको डिस्टेंस पढ़ाना है तो कहने का मतलब है जो चीज़ उसको दिख रहा है, जो चीज़ उसने देखा है, पहले आप उसे वो बताओगे, ठीक है। फिर उससे फिर आप जो उसने नहीं देखा है वो बताओगे। सबसे पहले अगर वो मान लो मेरे अगले इलाके का बच्चा है या फिर मेरे गाँव का ये बच्चा है, तो वो मेरा गाँव वैसे शीतल है, ठीक है। तो शीतल में अगर वो रह रहा है तो उसने शीतल देखा होगा, देखिए मेरा जो अगला गाँव है वो दिघी ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 1 किलोमीटर है। अगर वो मेरे गांव का बच्चा है तो उसको पता होगा कि शीतल से दिघी की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर है। तो मैं इस तरीके से वो उसको बता सकता हूँ कि देखो शीतल से दिघी की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से चांद की दूरी भी इतनी होगी, यहाँ से माघमा की दूरी इतनी होगी, यहाँ से रांची की दूरी कितनी होगी। इस तरीके से अब मैं समझा सकता हूँ उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बच्चे को पता है, जो बच्चे को पहले से पता है, जो बच्चे को पहले से दिख रहा है, ठीक है। कॉन्क्रीट मीन्स क्या? जो आपके सामने मूर्त रूप से उपस्थित हो, जो आपको दिख रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्क्रीट है मेरे सामने, ये मुझे ये दिख रहा है, ये पानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे हवा मुझे दिख रहा है क्या? नहीं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जो चीज़ आपको दिख रहा है, जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट है वो कॉन्क्रीट होता है, जो चीज़ नहीं प्रेजेंट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कहने का मतलब सीधा बात है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दूसरा चीज़ अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, कोई ट्री में पहले अगर मान लो आपको स्टोमेटा पढ़ाना है, ठीक है। मान लो स्टोमेटा पढ़ाना है, तो क्या स्टोमेटा रंध्र जो है बच्चे को दिख रहा है क्या? क्या स्टूडेंट को रंध्र दिखता है क्या? आपको दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो पहले आप क्या रंध्र पे टूट जाओगे? पहले रंध्र कैसे पढ़ाओगे इसको? वैसे समझाओगे कैसे कि रंध्र होता क्या है? तो पहले आपको ट्री को बताना होगा कि ट्री क्या होता है, फिर उसमें पत्ती पे जाना होगा कि लीफ ऐसे काम करता है, फिर आप बताओगे कि लीफ के अंदर रंध्र होता है। कहने का मतलब सीधा बात है कि पहले उसको जो दिख रहा है पहले वो बताओगे, फिर उसको जो नहीं दिख रहा है फिर वो उसमें समझाओगे। पहले जो दिख रहा है उसको बता के एग्जाम्पल के थ्रू आप जो नहीं दिख रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है उसको समझाओगे, ठीक है। तो आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाते हो। फिर क्या होल टू पार्ट, पहले आप होल पढ़ाते हो फिर पार्ट पढ़ाते हो। जो मैंने ट्री वाला एग्जांपल लिया था ना, यहाँ भी वो सेट होता है कि पहले पूरे ट्री के बारे में बताओगे, फिर उसके पार्ट के अंदर घुसते जाओगे। पहले आपने ट्री अगर पढ़ा दिया तो फिर ब्रांचेस पढ़ाओ, ब्रांचेस पढ़ाने के बाद उसको लीव्स पढ़ाओ, पहले पत्ते के बारे में पढ़ाओ, पत्ते अगर पढ़ लिया तो फिर उसके अंदर फिर स्टोमेटा पढ़ाओ, फिर वो खाना कैसे बनाता है पहले ये पढ़ाओ। तो कहने का मतलब पहले उसको पूरा होल पढ़ाना है, देन फिर पार्ट में जाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने अगर पहले पढ़ा भी होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने 2+2 पढ़ा है पहले, या 2+3 पढ़ा है, क्या आपने ऐसा पढ़ा 1/2 + 1/3? स्टार्टिंग यहीं से होता है क्या? स्टार्टिंग यहाँ से होता है ना। मतलब पहले होल है, ये दो क्या अपने आप एक पूरा नंबर है। पहले आप होल के बारे में पढ़ते हो, फिर आप पार्ट के बारे में पढ़ते हो। पहले आप पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इकट्ठा वो जो दिख रहा है पहले उसके बारे में पढ़ते हो, फिर आप पार्ट के बारे में पढ़ते हो। बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये मेरा आँख है, ये मेरा दांत है, ये मेरा चीख है, मतलब जो भी चीज़ है बॉडी पार्ट है, हैंड है। फिर उसके बाद में अंदर जाते जाते हैं। तो कहने का मतलब है फिर मतलब कहने का मतलब पहले आप उसको होल के बारे में पढ़ाते हो, पहले उसको इकट्ठा के बारे में सब कुछ होल के बारे में पढ़ाते हो, देन फिर आप उसके पार्ट में जाते हो, ठीक है। पहले पूरी चीज़ों के पढ़ाते हो, पूरी मीन्स पहले आप उसको एक इकट्ठा रूप में जैसे देखते हो, पहले उन पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ाते हो, फिर आप उसके अंदर जाते हो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे इसमें पानी है, पहले हम लोग पानी के बारे में जानते हैं, फिर उसमें जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। पहले हम लोग क्या करें, पहले इसको इकट्ठा देख रहे हैं, अरे भाई ये पानी है तो पानी के बारे में पढ़ें कि पानी क्या होता है, पानी को पीते हैं हम लोग, पानी पीने से हम लोग जीवित रहते हैं, हमारी प्यास बुझती है, जो भी है। तो पानी के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, देन फिर हम लोग उसके पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर पार्ट में अंदर जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ होल टू पार्ट। अब देखो, अब एक आपका अगला है एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप कोई भी चीज़ एनालाइज करते हो, फिर आप सिंथेसिस करते हो। मतलब अब इसका क्या मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले आप 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हो, फिर एग्जाम्पल देख के आप एक रूल बनाते हो। क्या, पहले आप एग्जाम्पल्स देखते हो, फिर आप रूल बनाते हो। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस का। जैसे कि अगर आपने सबने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो, जैसे कि मान लो मेरा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर डिस्टेंस, और मेरा जो स्पीड है ना, स्पीड जो है मेरा 1 किलोमीटर पर आवर है।
डिस्टेंस 3 किलोमीटर, स्पीड मेरा 1 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाके देखूँगा कि मुझे टाइम कितना लगा है। ठीक है, मैं जाके देखूँगा कि टाइम कितना लगा है। तो जब मैं जाऊँगा 1 किलोमीटर स्पीड से मुझे 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा लगेगा। फिर मैं अगला एग्जांपल लूँगा कि इस बार मैं डिस्टेंस में 5 किलोमीटर कर लेता हूँ और स्पीड में यही रखता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, तो अब मुझे टाइम कितना लगेगा, 5 घंटा लगेगा। फिर मैं देखूँगा, फिर इस बार स्पीड में बदल देता हूँ, फिर सॉरी इस बार डिस्टेंस में और बढ़ा देता हूँ, 10 किलोमीटर कर देता हूँ, स्पीड में सेम ही रखता हूँ 1 किलोमीटर, तो अब मुझे टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर। तो कहने का मतलब है ये बार बार हम लोग अपने तरीके से एग्जाम्पल लेते जाते हैं, तब हम लोग क्या बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं, ऐसे डिस्टेंस बराबर स्पीड न्यू टाइम। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, मतलब एनालाइज करने का क्या मतलब हुआ कि उसको बार बार उसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बार बार एग्जांपल लेते हैं, और जब वो एग्जांपल हर जगह फिर सेट हो रहा होता है, तब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि देखो इन सब में रिलेशन कैसा है, पता है इसमें रिलेशन ऐसा है कि डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम के मल्टीपल के बराबर होगा। ये बाद में हम लोग रिलेशन तक पहुँचते हैं। तो कहने यही तरीका होता है आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर आपका फॉर्मूला देते हैं। कहने का मतलब जब पहले आप पहले एग्जाम्पल पढ़ाते हो कि देखो ऐसा कुछ होता है, तब आप उसके बारे में फॉर्मूला पढ़ाते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है, कहीं भी आप अगर पढ़ाओ तो ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं स्पीड और ये फॉर्मूला आपको लिखवा दूं फिर मैं आपको ये सॉल्व करवाऊं। नहीं, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फॉर्मूला नहीं बताना है, पहले आपको उसका एग्जाम्पल के थ्रू उसको पहले बताना है, देन फिर फॉर्मूला बताएंगे देखो ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैं अगर पढ़ाता हूँ, अगर आपने मेरा मैथ्स का भी क्लास देखा हुआ होगा, तो मैं भी यही करता हूँ, पहले फॉर्मूला नहीं बताता। और ये तरीका सही है, ऐसा ही होता है कि पहले आपको फॉर्मूला नहीं बताना होता है, पहले आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होता है कि ऐसा होता है, देन फिर आप फॉर्मूला पे पहुँचते हो। तो यही आपका होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। मतलब पहले आप फॉर्मूला नहीं, पहले आप खुद से एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाओगे, देन फिर सिंथेसिस यानी देन फिर एक कंक्लूजन में पहुँचोगे, देन फिर एक निष्कर्ष पे पहुँचोगे कि देखो ऐसा होता है, ये रूल है। रूल पहले नहीं बताना है, पहले रूल नहीं बताना है, पहले आपको एग्जांपल बताना है, एग्जांपल बता के आपको रूल पे आना है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि अभी करंट टाइम में बहुत जगह ऐसा होता है कि पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है, देन फिर रूल पढ़ाया जाता है। इसीलिए ये सब तरीका होता है कि पहले आपको एग्जांपल बताना है, देन फिर रूल पे आना है। तो इसका यही मतलब हुआ आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक चीज़, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सबको आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हुए जा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, कि आपको एक सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, देन फिर पूछेगा कि ये पढ़ाने का तरीका कौन सा है। ये तो डायरेक्ट तो बनता है, तो डायरेक्ट तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होगा ना, वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन सब में से हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। और ठीक है, वो अच्छे से समझोगे कैसे, वो मैं इसीलिए ये इतना समझा रहा हूँ, इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझा रहा हूँ, इतना नहीं तो ये जो टॉपिक है वो 5 मिनट में तुरंत पढ़ा के मैं निकल लेता। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखा के निकल जाऊँ ना, तो आप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो आप तो कर लोगे, लेकिन सिनेरियो बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप अटक जाओगे, और वहाँ पे भी आप ना अटको, इसलिए मैं इसे आपको समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलो हम लोग पढ़ लिए एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है, पढ़ लिए। अब जनरल टू स्पेसिफिक, ये बिल्कुल वैसा, ये होल टू पार्ट जो है ना, होल टू पार्ट या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी वैसा है जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब पहले आप सामान्य चीज़ों के बारे में बताओगे, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताओगे। पहले आप सामान्य चीज़ जो है, हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रही है वो सामान्य चीज़ है, उन सब के बारे में बताओगे, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताओगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे आसपास अब अच्छे होता है, देखो करना क्या होता है, हमारे आसपास चीज़ें, जैसे आपने वो एक एग्जांपल देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में भी है, क्रियाकलाप में, कि एक कैंडल जल रहा होता है, कैंडल में आग लग रहा होता है, कैंडल जल रहा होता है, फिर उसमें क्या करते हैं, टीचर आते हैं, एक ग्लास उस कैंडल को ऊपर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ देर कैंडल जलता है, फिर वो बुझ जाता है। तो यहाँ से आप उसको बता सकते हो कि ये देखो ये तो सामान्य घटना है, ये तो सामान्य घटना है ना, कि मान लो आग जल रहा था, यहाँ पे कैंडल में आग जल रहा था, फिर उसमें क्या कर दिया हम लोग, वैक्यूम पैदा कर दिए। वैक्यूम मीन्स मतलब वहाँ पे जो हवा का सोर्स जो था वो हम लोग बंद कर दिए। यहाँ से ग्लास ला के इसमें उसके ऊपर से ढक दिए, तो कुछ देर वो जला, जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन था तब तक वो आपका कैंडल जलता रहा। लेकिन जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ तो वो कैंडल बुझ गया। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी आग लगती है। तो ये आपका जनरल चीज़ है, जो बच्चा सब कुछ देख रहा है, ये बिल्कुल कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जैसा है कि जो बच्चा देख रहा है। या फिर देखो इसमें जो है ना, जितने भी मैक्सिमम टीचिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपस में हल्का ही अंतर है। ठीक है, और वो हल्का अंतर आप क्लियर कैसे करोगे? मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ सीडीपी में, कि आपको वो जो माइनर डिफरेंस है ना, जो मेजर डिफरेंस वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो माइनर डिफरेंस है वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और आपको आइडिया लग जाता है भाई, अगर मेरे कहने पे आप क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, ये क्लास आप करो, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मेरे कहने से बस एक बार करके देखना, वो आपका आइडिया लग जाएगा, गलती नहीं होगा आपसे। शायद ही अगर मान लो अगर 20 क्वेश्चन लगाते हो तो 1-2 में गलती करो, बाकी 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से लगा पाओगे।
और वो जो 2 क्वेश्चन गलती होता है ना, वो भी आपको ही करना है सॉल्व। बार बार लगाओ तो अपने आप में थोड़ा सा एक डिफरेंस मन में आ जाता है। वो मैं मतलब इस चीज़ को मैं बता नहीं पाता कि आता कैसे, बट हो जाता है कि आप एक्सपीरियंस से फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाते हो ना, फिर आपको एक आइडिया मिलते जाता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर है। वो सब आपके अंदर वो खुद आप बना लेते हो। तो आप जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ाते हो, पहले सामान्य चीज़ों के बारे में पढ़ाते हो, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताते हो। मैं एक इसका एग्जांपल, जो ट्री वाला मैंने एग्जांपल जो लिया था, वो यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। पहले आप अगर ट्री वाला एग्जांपल नहीं लेते, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले आप सेब, मान लो ये आपका सेब है, ठीक है। पहले आप बताओगे कि ये सेब एक फल है, ठीक है, ये जनरल चीज़ हो गया। फिर आप इसके अंदर बताओगे कि ये भाई यहाँ पे एक बीज भी होता है, ये आपको बताओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले आप जनरल चीज़ों के बारे में बताते हो, फिर आप स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताते हो। पहले सामान्य चीज़ों के बारे में बताते हो, फिर आप उसके अंदर जाते हो, उसके अंदर और स्पेसिफिक हो जाते हो, और स्पेसिफिक हो जाते हो, और स्पेसिफिक हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अभी 10th में देखें, हम लोग 10th तक जो पढ़ रहे हैं, जितने भी जो भी हम लोगों ने अभी तक 10th तक पढ़ा होगा, 10th में आप देखते हो कि हम लोग लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं। साइंस में भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने लगते हैं। देन फिर 11th 12th पार करते हैं तो फिर और स्पेसिफिक हो जाते हैं। और स्पेसिफिक कैसे होता है, कोई फिजिक्स स्ट्रीम लेके चल जाता है, कोई केमिस्ट्री स्ट्रीम लेके चल जाता है, कोई आपका बायो स्ट्रीम लेके चल जाता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि पहले हम लोग लगभग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जनरल चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। देन फिर हम लोग स्पेसिफिक के अंदर जाते हैं। अगला है आपका इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव से आपका मतलब है एग्जाम्पल, ठीक है। इंडक्टिव मीन्स एग्जाम्पल, डिडक्टिव मीन्स फॉर्मूला। वही है जो मैंने आपको यहाँ पे एक टाइम स्पीड डिस्टेंस से बताया था, ये बिल्कुल वैसा ही कि पहले आप बच्चों को कैसे बताओगे, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, देन फिर आप फॉर्मूला बताओगे। क्लियर है, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, देन फिर आप फॉर्मूला बताओगे। तो ये आपका इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड होता है कि आप पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, देन फिर डिडक्टिव मेथड में जाओ, ठीक है। देन फिर आपको फॉर्मूला बताना है। फिर आपका है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मीन्स क्या, साइकोलॉजिकल मतलब जो चीज़ पहले से हो रही है, मतलब जो चीज़ हमारे आसपास हो रही है पहले वो आप बताओ। जो बच्चा अपने साइकोलॉजी मतलब बच्चा अपने मन से आंसर कर दे। जैसे मैं अगर बोलूँ कि चलो ये वैसे बच्चे बहुत आराम से इसका आंसर कर देते हैं। जैसे कि मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में अब देखो, जैसे कि एक क्लास में मान लो 4 बच्चे हैं, नहीं 4 बच्चा नहीं, चलो 2 ही बच्चा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे पूछ रहा हूँ, इसका नाम है चलो सोनी, इसका नाम है सोना, चलो ठीक है। तो मैं सोनी, और मेरे पास 2 को टॉफ़ी था, चलो 2 को चॉकलेट है। अब मैं सोनी से बोल रहा हूँ कि चलो बताओ सोनी, इन दो टॉफ़ी को हम तुम दोनों में बांटेंगे, इन 2 टॉफ़ी को, या फिर 4 टॉफ़ी ले लेते हैं। तो मैं टॉफ़ी का अच्छा से बना देता हूँ पिक्चर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, बट चलो लड्डू ले लेते हैं भाई, सबसे आसान तरीका। चलिए 4 लड्डू था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 लड्डू, मैं सोनी के पास, सोनी और सोना जो है दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। अब सोनी से मैंने बोला क्या कि ये देखो 4 लड्डू मैं लेके आया हूँ और ये चारों लड्डू मुझे तुम दोनों को ही देना है और तुम दोनों में बराबर बांटना है। ये 4 लड्डू जो है मुझे तुम दोनों में बराबर बांटना है। तो बताओ सोनी, मैं तुमको कितना लड्डू दूँ, और सोना, तब मैं सोनी को कितना लड्डू दूँ और सोना को कितना लड्डू दूँ। तो सोनी क्या बोलेगी कि सर आप मुझे 2 लड्डू दे दो, और सोना को तो तब बाद में जो 2 लड्डू बच जाएगा वो सोना को दे देना। तो कहने का मतलब है जो चीज़ साइकोलॉजिकल तरीके पे बच्चे को पहले से पता होता है, साइकोलॉजिकल तरीके बच्चे को कुछ बातें, कुछ फैक्ट पहले से पता होता है कि अगर इसको बांटना है ना, 4 को अगर बांटना है बराबर तो 2-2 में ही बटेगा। हालांकि वो 100 को बराबर 50-50 में नहीं बांट सकती, 100 को बराबर 50-50 में नहीं बांट सकते, लेकिन 4 को या 2 को या 3 को सॉरी नहीं, अच्छा 3 को फिर 3 को भी अगर मैं बोल दूँ कि बराबर बांटो तो 3 को ये बराबर नहीं बांट पाएगी, लेकिन इस 4 को बांट लेगी, 6 को बांट लेगी, 10 को बांट लेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चीज़ बच्चे को पहले से पता है, आप पहले वो बताओ, देन फिर आप लॉजिकल में जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इसी को, जैसे आपने अगर 2-3 का बुक पढ़ा होगा, तो सॉरी 2-3 का नहीं, नर्सरी का या फिर 1 क्लास का बुक अगर आपने देखा होगा मैथ्स का, तो उसमें आप देखना ऐसे पढ़ाया जाता है कि 2 लड्डू था, फिर उसमें 1 लड्डू आ गया, तो बताओ कितना लड्डू हुआ। तो बोलेगा ऐसे 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, आपने देखा होगा। या फिर आप एबेकस अगर पढ़ते हो तो यहाँ पे ऐसे रहता है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, प्लस में आपका यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा,
मतलब ये देखो, बच्चे को उस टाइम प्लस तो नहीं पता होता है, बच्चे को यहाँ पे प्लस माइनस नहीं पता होता है, लेकिन बच्चा फिर भी इसका आंसर कर लेता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि बच्चे को कुछ चीज़ें पहले साइकोलॉजिकल तरीके पहले से उसको इन्वायरमेंट से वो चीज़ें कुछ चीज़ें उसको पहले से पता होती है। तो पहले आप उसके थ्रू लॉजिकल में जाओ, ठीक है। पहले आप ये बता दो कि यहाँ देखो ये 2 है, ये 1 है, पहले आपको इसके पहले से पता है कि 2 + 1 यानी 2 लड्डू + 1 लड्डू कितना लड्डू होता है, 3 लड्डू होता है। तो आप बाद में उसको बताओ कि ये 2 है, ये 1 था, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, ये आप बाद में बताओ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये तरीका लॉजिकल हुआ, 2 + 1 = 3, ये आपका लॉजिकल तरीका हुआ। और ये कौन सा तरीका हुआ, लड्डू वाला जो तरीका है आपका साइकोलॉजिकल तरीका हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब ये अगेन वही बात है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब हुआ, पहले जो चीज़ें एक्चुअल में हैं, देखो पहले जो चीज़ें एक्चुअल में हैं वो आप बताओ, फिर जो चीज़ें एक्चुअल में नहीं है जो चीज़ें एक्चुअल में नहीं है वो उसके बारे में बताओ आप, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव हुआ। फिर आपका नियर टू फार, जो चीज़ें आपके आसपास में है पहले उसके बारे में बताओ। फिर आप उसको जो चीज़ें उसके आसपास में नहीं है फिर उन सब की चीज़ों के बारे में बताओ। जैसे कि अभी आप लोग अगर पढ़ते हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 to 5 पे ईवीएस पढ़ते हैं। ईवीएस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले हम लोग 1 to 5 में साइंस क्यों नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन ईवीएस में वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो वह ईवीएस जो है वो एक बेस्ट तरीका होता है। ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, नियर टू फार। मतलब ईवीएस में हम लोग वही पढ़ते हैं जो हम लोग के आसपास होता है। देन फिर हम लोग दूर जो चीज़ें होती हैं हम लोगों से दूर, वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ाने का ये तरीका होता है कि नियर टू फार मीन्स जो चीज़ें हमारे आसपास में पहले से हो रही है पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। देन फिर जो चीज़ें दूर में हो रही है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका है नियर टू फार। उसके बाद है डेफिनिट टू इनडेफिनिट। अगेन वही क्वेश्चन है, ये आपका जो है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव हो गया या फिर साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जैसा। ये कि जो चीज़ें पहले निश्चित है, जो चीज़ें पहले निश्चित है आप उसके बारे में पढ़ते हो, और फिर उसके बाद जो चीज़ें अनिश्चित है उसके बारे में पढ़ते हो। जो चीज़ें पहले निश्चित है यानी जो चीज़ें पहले डेफिनेट है आप उसके बारे में पढ़ाओ, या फिर उसके बाद जो चीज़ें अनिश्चित है उसके बारे में पढ़ाओ, ठीक है। फिर आपका एम्पेरिकल टू रेशनल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो चीज़ें आपको अनुभव से पहले पता, जैसे कि यहाँ पे था ना साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये ठीक वैसा ही है कि अनुभव जन्य यानी कि एम्पेरिकल टू रेशनल। जो चीज़ें आपको पहले से आपके अनुभव के कारण जो चीज़ें आपको पता है पहले आप उसका आंसर करो, पहले उसको बताओ, फिर आप उसे रेशनल से बताओ, ठीक है। यानी कि उस अनुभव से एक फार्मूला बनाओ, उस अनुभव से एक तर्क निकालो कि देखो ऐसा 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 हो रहा है। तो एम्पेरिकल टू रेशनल मतलब पहले जो चीज़ें आपको अनुभव से पता है, जो चीज़ें आपको पहले से पता है, या फिर जो जैसे यहाँ साइकोलॉजिकल में मैंने एग्जांपल लिया था ना, वो सेम एग्जांपल यहाँ भी लागू होता है कि जो चीज़ें आपको एग्जांपल से पहले पता है, यानी जो चीज़ें आपके अनुभव से बहुत कुछ हम लोग को पहले से पता होता है। तो जो चीज़ें आपको अनुभव से पता है, जो चीज़ें स्टूडेंट को अनुभव से पहले से पता है, पहले आप वो बताओ, देन फिर आप उसको तर्क संगत यानी रेशनल मेथड से बताओ, ठीक है। तो आई थिंक मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया है। एंड और एक चीज़ मुझे बताना है, इसके बाद एक और क्लास होगा, देन फिर हम लोग जीन पियाजे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो क्लास जो होगा आई थिंक, हाँ अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है ना कि चाइल्डहुड का एज कितना होता है, या फिर अगर बात करूँ इन्फेंसी स्टेज में कितने से कितने साल के बच्चे होते हैं, और एडोलसेंस में कितने से कितने साल के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों में के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो एक बार इसको हम लोग पढ़ लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, देन फिर हम लोग अपना जो है जीन पियाजे है, ये सब वाइगोत्स्की है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है, मेरा मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई सोच और उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।